रॉड में देखो, मैं एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक बार बता देता हूँ कि मुझे लग रहा है उसके बिना तो ये चैप्टर बिल्कुल ही अधूरा रह जाएगा। ठीक है, रॉड में मैं तुम्हें दो फॉर्मूले अलग अलग याद कर रहा हूँ, या तो ठीक है कि रॉड में एक्सिस अगर सेंटर से पास कर रही हो तो ये होता है, और एंड से पास कर रही हो तो अलग से। दोनों याद रखने के बजाय उनका आपस में रिलेशन देख लो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आता है तो वो तुम्हें एक याद रखना पड़ेगा। तो चलो, एक ये रॉड में सेंटर से पास कर रहे हैं हम एक्सिस को, और रॉड के परपेंडिकुलर है एक्सिस, तो वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है mL²/12। ठीक है, दिस इज एल लेंथ। ठीक, अच्छा, एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बता ही देता हूँ, उसके बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। ठीक है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, मैं ज़्यादा वर्ड्स वगैरह नहीं बता रहा हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। देखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी बॉडी है किसी भी तरह की शेप की, उसमें एक सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, मैं इसमें दो एक्सिस बना रहा हूं, एक जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो, ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूं ICM, और एक एक्सिस और बना रहा हूं जो कि सेंटर ऑफ मास से अलग कहीं से पास कर रहे हो। ठीक है, और वो जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकती है। ठीक है, अभी मैं चलो बॉडी के अंदर ही रख लेता हूं, और ये पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को d एज्यूम कर लो। ठीक है, इसके अबाउट I को मैं केवल I बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ये कोई जनरल एक्सिस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि जो I अबाउट द एक्सिस विच इज नॉट पासिंग थ्रू CM इज इक्वल टू I थ्रू अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू CM प्लस md²। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है, इसका यूज करके मुझे बताओ कि रॉड में अगर मैं एक्सिस को इसके पैरेलल ले लूं, यानी रॉड के परपेंडिकुलर ही है एक्सिस, देन व्हाट विल बी द दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस एंड के थ्रू जा रही है। ठीक, लगा दो जरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और बता दो कि यहाँ पर I कितना होगा। इस वाला जो है ये CM से पास करने वाला है। ठीक है, अब जो एंड होगा वो हमारा अलग होगा। ठीक है, तो इसके अबाउट I जरा कैलकुलेट करके बताओ। सेम रॉड, मास M, लेंथ L। यस सर। अच्छा, तो तुमने कैलकुलेशन किया, ICM की वैल्यू पुट करो ऊपर जो दे रखी है मैंने, ICM की वैल्यू, D की वैल्यू कर ही रहा हूं सर अभी। हाँ, mL²/3 हो गया। यस, ओके, करेक्ट आंसर। एक्सक्यूज मी सर, यस, बोलो। यस, सर जो रॉड का आई आया था पहले, जिसमें एल सेंटर से पास कर, ICM सेंटर से पास कर रहा था एक्सिस, उसमें I mL²/12 आया था, वो कैसे आया? वो डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है तो मैंने डायरेक्ट दे दिया तुम्हें। ठीक है, और जेई के सिलेबस में हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर क्यूरियोसिटी हो तो मैं 2 मिनट में भी करके दिखा दूं, बट मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, मैं mL²/3 कर दूं डेरिवेशन, फिर वहां से तुम रिवर्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके mL²/12 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूं कि हमारा इंटीग्रेशन किसका करना होता है I निकालने के लिए। इंटीग्रेशन r²dm होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पे मान लिया कि एक dx थिकनेस का एक पार्ट है। ठीक है, उस dx थिकनेस का जो पार्ट है उसका मास dm है। ठीक है, उस dx वाले का मास है dm। dm की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो टोटल मास m कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, l में, तो टोटल मास, सॉरी, मास पर यूनिट लेंथ m/l इंटू dx कर दें तो dm लिख सकते हैं हम। अंडरस्टूड।
dm की वैल्यू हम m अपॉन एल इंटू डी एक्स लिख दे रहे हैं। तो हमने यूनिटरी मेथड लगाया है कि टोटल लेंथ l का मास m है तो 1 यूनिट का m बाई एल हो जाएगा, तो dx यूनिट का लेंथ का मास m अपॉन एल डी एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा r अब जो एक्सिस है उससे हमारा r कितना है x स्क्वायर m बाई एल डी एक्स। कहाँ से स्टार्ट हुआ इंटीग्रेशन, 0 से x की वैल्यू स्टार्ट होकर के l तक गई। ठीक है, m बाई एल को कॉमन बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो हो गया x क्यूब बाई 3। ठीक है, x की वैल्यू 0 टू l लिमिट पुट करनी है तो सॉल्व करोगे तो m l क्यूब अपॉन l से कैंसिल होके l स्क्वायर रह जाएगा, बाई 3 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। अगर मान लो मुझे वो ऊपर वाला केस करना होता तो ऊपर वाले केस के लिए मैं क्या करता, यहाँ पर 0 की जगह पे लिमिट को मैं -l/2 से लेकर के l/2 तक कर देता। ठीक है, लिमिट्स चेंज कर दो, -l/2 से l/2 तक इंटीग्रेट कर लो, तुम्हारा ml²/12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, लिमिट चेंज कर दी तो उससे आंसर ml²/12 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से होता है। चलो ये मैं हटा देता हूँ अभी। डेरिवेशन देखना हो तो एसएल में दे रखा है, इवन शायद एनसीईआरटी में भी दिया हो, तो बेसिक चीज़ है। ठीक, तो रॉड का हो गया। अब ये बताओ, सबको आ गया ना समझ में? इज एवरीवन? ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। रॉड का तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं ले रहा हूँ एक रेक्टेंगुलर प्लेट, इसको लेमिना वैसे बोलते हैं, लेमिना मतलब प्लेट। और प्लेट और लेमिना को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एनीथिंग विच हैज़ निग्लिजिबल थिकनेस। थिकनेस अगर बहुत कम हो जाए तो प्लेट या लेमिना कहलाता है। रेक्टेंगुलर, चलो लेमिना ही लिख लो। सपोज ये मेरी एक्सिस है और ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, ये लेंथ है L और ये विड्थ है B। बताओ, और इसका मास है m। बताओ इसका इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तुम कॉमन सेंस लगाओ, पता लग जाएगा तुम्हें आता है इसका आंसर। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा तो ये बताओ पैरेलल के लिए मुझे एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या वाई एक्सिस के तरफ शिफ्ट करना चाहिए, जिससे कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, हमारी एक्सिस जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वाई के पैरेलल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऊपर से इधर से तो मैंने दबा दिया, इधर से दबा दिया। सोचो कि ये आटे का बना हुआ है, ठीक है, आटे का या कुछ इस तरह का फोम का बना हुआ है, और उसको ऐसे दबा दिया तो कौन सी शेप बन जाएगी? रॉड बन गई। तो रॉड का कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरह से अगर रॉड है तो? यस, ml² बाई ध्यान से 3, 12। ध्यान से। ठीक है, अच्छा यही अगर मान लो होता ये लेमिना और उसमें एक्सिस सेंटर से पास कर रही होती, दिस इज L एंड दिस इज B, तब क्या होता? तब आई क्या होता? ml²/12। यस, ठीक है, तो ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस हमारी शिफ्ट हो जाए, कोई बात नहीं है, तो उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये है और तुम्हारी एक्सिस जो है वो दूसरे एंड से पास कर रही है, यहाँ वाला जो ये वाला जो एंड होगा, ठीक है, ऐसे पास कर रही है। बताओ इसमें क्या होगा, इसके अबाउट क्या होगा आंसर? ml²/3। यस, ml²/3, यानी कोई भी एंड हो ml²/3। ठीक, अच्छा अब बताओ कि ये मेरा वही रेक्टेंगुलर है ये, और मेरी जो एक्सिस है वो ऐसे है, दिस इज द एक्स। एक सेकेंड समझ गए ना, ये इस वाली एज के अलॉन्ग ऐसे।
इसके अबाउट बताओ इसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mg square by 12 by 3. गुड। यहाँ पर हम एल की ml² by 3 रखते, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है यहाँ पर I इज इक्वल्स टू ml² by 3 लिखते क्योंकि एज पर है, लेकिन यहाँ एल कौन है, यहाँ पर एल है बी, ठीक है। यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे मास, तो कैसे करेंगे शिफ्ट, ऐसे शिफ्ट करेंगे एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट करके क्या बन जाएगा, ऐसा रॉड बन जाएगा। इस रॉड की लेंथ कितनी है, बी है, तो यहाँ पे एल की जगह बी का यूज करेंगे, ठीक। शुड वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो हमने देखो रॉड के रिजल्ट से कितना सारा हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं बताया होता तो आगे हो नहीं पाता कुछ। अब चलो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये किसमें लगता है, ओनली फॉर लैमिना, ठीक है, यानी प्लेनर फिगर शुड नॉट हैव एनी थिकनेस, ठीक है। थिकनेस शुड बी 0, थिकनेस शुड बी अप्रोक्सीमेटली 0, इट शुड बी वेरी वेरी थिन, ठीक है। ओनली फॉर लैमिना ही अप्लाई होता है पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि ये एक मेरा लैमिना है, इस लैमिना में मैंने इस लैमिना के प्लेन में मैंने एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन कर दिए। अभी रुको जरा, वाई एक्सिस में कुछ ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस आर इन द लैमिना, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ द लैमिना, और जेड एक्सिस उन दोनों के परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई के, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि जो एक्सिस हमारे उसके लैमिना में लाई कर रहे हैं उनके अबाउट जो होगा आई, उनका सम करके हमें परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आई पता लग जाता है, ठीक है। आई एक्स क्या है, आई एक्स है एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वाई क्या है वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जेड क्या है जेड के अबाउट। तो जेड की क्या खास बात है कि जेड एक्स और वाई के परपेंडिकुलर और लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जेड की खास बात है कि वो लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक्स और वाई लैमिना के प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना कि यहाँ सेंटर ऑफ मास का कोई जिक्र नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये ऑरिजिन जो हमने बनाया है वो सेंटर ऑफ मास पर लाई करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। अगर ये फिगर सिमेट्रिक हो, मान लो एक डिस्क है सर्कुलर डिस्क के सेंटर पर हमने ऑरिजिन ले रखा है, तो उस केस में डिस्क में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाएंगी, ठीक है। सपोज ये डिस्क है, मैंने इसके प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस ले लिए, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक्स एक्सिस के अबाउट आई होगा वही आई वाई के भी अबाउट होगा, क्योंकि वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस ये और इधर जेड एक्सिस ये, कोई फर्क नहीं है, तो इनकी वैल्यू सेम है, ठीक है, बाई सिमेट्री। तो अगर मैं यहाँ पर आई जेड पता करना चाहूँ तो क्या होगा, आई जेड विल बी आई एक्स प्लस आई वाई, जेड मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ, वैसे तुम यहाँ पे सोच लो कि इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी सेंटर ऑफ द डिस्क है, ठीक है, दिस इज द डिस्क, और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो चीज़ हमारा रिंग में भी ट्रू होगा। इस सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क कौन होगा, एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस मैंने डॉट से लिखा दी, ठीक। अच्छा, आई एक्स और आई वाई इक्वल है, 2ix हो गया। बताओ डिस्क में आई जेड की वैल्यू पता है तुम्हें पहले से, जितना हमने लास्ट क्लास में लिखा था। आई जेड क्या पड़ा, यस, ऐसे हमने डिस्क बनाया था और ये जेड एक्सिस है, उसके अबाउट एम आर स्क्वायर था, ठीक, नहीं एम आर स्क्वायर नहीं था, वो तो रिंग में था, डिस्क में क्या था, बाई 2 था। दिस इज 2ix, तो यहां से ix की क्या वैल्यू मिली, एम आर स्क्वायर बाई 4 मिल गई, और आई वाई उसके तो इक्वल ही है, ठीक है। तो चाहे एक्स हो चाहे वाई एक्सिस हो, उसमें क्या हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 4 हो गया।
ठीक, ये हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिला। और अगर मैं ये कहूं कि इसके प्लेन में सेंटर से पास होने वाला कोई भी डायमीटर ले लो, ठीक है, इसके प्लेन में सेंटर से पास होने वाला कोई भी आर्बिट्री डायमीटर ले लो, उसके अबाउट क्या होगा बताओ, आई। इस ये मैंने रेड लाइन बनाई, इसके अबाउट आई क्या होगा? इसका स्टेटस क्या एक्स और वाई एक्सिस से अलग है? ये भी एक डायमीटर है, तो इसके अबाउट भी आई इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस उसके लिए डायमीटर है डिस्क के लिए, वैसे ये रेड लाइन भी डायमीटर है। तो एनी डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस डिस्क विल हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज हुआ। ठीक, चलो तो मैं अभी परपेंडिकुलर एक्सिस वगैरह अब यहाँ पे इनका जिक्र खत्म करता हूँ, बाकी तुम लोग जब क्वेश्चन करोगे तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, सीबीएसई ने हटा दिया, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट, चलो हम लोग डिस्क और रिंग और प्लेन लैमिना वगैरह बहुत डिस्कस किया। अब जल्दी से आ जाओ इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्फीयर। हॉलो स्फीयर, पहले ये बताओ, हॉलो स्फीयर के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और सॉलिड स्फीयर के, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, किसका आई ज्यादा होना चाहिए? सेम मास सेम रेडियस, वैसा ही फिगर बनाने में सॉलिड के लिए चलो ऐसा उसको डार्क कर देते हैं, शेड कर देते हैं कि पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, किसका ज्यादा होगा, आई हॉलो का कि आई सॉलिड का, या इक्वल होंगे? आई हॉलो का ज्यादा होगा, क्यों? मास का डिस्टेंस ज्यादा है, मास का डिस्टेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा दूर पर है। ठीक है, तो आई हॉलो का ज्यादा होगा। हॉलो का होता है 2/3 mr स्क्वायर और सॉलिड का होता है 2/5 mr स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, रिजल्ट याद रहने चाहिए, 2/3 एंड 2/5। ठीक, तो डिस्क हो गया, रिंग हो गया, सिलेंडर हो गया, रॉड हो गया, प्लेन रेक्टेंगुलर लैमिना हो गया, ठीक है, और स्फीयर हो गया। नोट हो गया? नोट हो गया? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। अच्छा, एक ये काम करो, एक ये है स्क्वायर, इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे 4 स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 2a, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। रेडियस a लिख लो, डायमीटर दे रखा है 2a, तो रेडियस हो गई a। ठीक है, ऐसे हमारे 4 स्फीयर रखे हुए हैं। कैसे? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, 4 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 2a एंड मास m। ठीक है, इनका मास ईच m है। और ये जो स्क्वायर है, इसकी जो साइड लेंथ है वो है b, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर टेकन एज इट्स एक्सिस। ये हमारी एक्सिस है, इसकी वन साइड को लेकर के। ठीक है, फाइंड आई। फाइंड आई अबाउट ए बी, ए बी। जो स्क्वायर की साइड जो हैं एजेस हैं, उनका कोई वो नहीं है, क्योंकि उनका कोई मास नहीं दे रखा है। मास केवल स्फीयर्स का ही है। ठीक है, तो स्क्वायर की जो साइड्स हैं उनको लेकर के नहीं सोचना।
वो हाइपोथेटिकल है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे हम रॉड रख दें, ठीक है, बट वैसा यहां पर नहीं है। चलो इनके स्फीयर को मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। 1 और 2 की पोजीशन तो सेम है एक्सिस के रिगार्डिंग, तो I1 और I2 तो हो जाएंगे इक्वल। सिमिलरली I3 और I4 भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो बताओ I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। ये एक्सिस तो उनके सेंटर से पास कर रही है, तो बोलो सॉलिड स्फीयर्स हैं, कितना हो जाएगा 2/5 2/5 mr²। ठीक, I3 I4 को जरा सोचना पड़ेगा कि ये तो स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से हमारी एक्सिस कितना डिस्टेंस पर है, b डिस्टेंस पर है, ठीक है। और मुझे अगर स्फीयर के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस होती तो उसके अबाउट पता है कि 2/5 mr² होना है। r कितना है, ma², ठीक है। तो मैं ऊपर भी a लिख देता हूँ यहाँ पर, ये r की जगह पे a डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ma²। नीचे बताओ, तो अब नीचे जरा बताओ कि तुम्हारी जो एक्सिस गिवन है उसके अबाउट क्या करोगे। बोलो, ICM तो पता है, बट मुझे तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, AB के अबाउट। तो व्हाट विल बी I अबाउट AB, विच इज बाई आवर सिंबल I3 एंड I4। कौन सा थ्योरम लगाएं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। ICM 2/5 ma² प्लस m इंटू b², md² था ना, तो mb², बस ये हो गया। अब तुम्हारा I टोटल क्या हो जाएगा, ये I3 भी है I4 भी है, ठीक है। अब I टोटल लिखो, व्हाट विल बी I टोटल, तो ट्वाइस I1 कर दें प्लस ट्वाइस I3 कर दें, ठीक है। तो 2/5 देखो 4 टाइम्स तो 2/5 ma² का टर्म आएगा चारों में से, और ट्वाइस आएगा ये mb² का टर्म। दिस इज द आंसर। ठीक, तो ऐसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज भी हो सकता है, बहुत बेसिक चीज़ है ये, इसके बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब रेडियस ऑफ गायरेशन की बात कर लेते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं ऐसे लिख दूं, तुमको वो याद है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सबसे पहले पार्टिकल का पढ़ा था कि mr² होता है, ऐसा पढ़ा था। रेडियस ऑफ गायरेशन की बात हो रही है, तुम लोग हेडिंग डाल लो, गायरेशन। ठीक है, I इक्वल टू mr² पढ़ा था, मैं यहाँ पर r की जगह पे सिंबल k ले लेता हूँ, ठीक। तो अगर मैं किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फॉर्म में लिख दूं, mk² के फॉर्म में, तो k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड स्फीयर के लिए बताओ व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। सॉलिड स्फीयर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू m इंटू 2/5 r², ये है ना 2/5 mr²। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2/5 r होल स्क्वायर। कंपेयर करो इसको mk² से, तो k की वैल्यू क्या मिली, k की वैल्यू मिल गई √2/5 इंटू r। दिस इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द स्फीयर। किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक तो मास होता है और एक कोई लेंथ जैसी चीज होती है जिसका स्क्वायर होगा, तो वो जो लेंथ वाली चीज है जिसका स्क्वायर कर रहे हो, दैट k इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन अगर मान लो मैं k से डिफाइन कर रहा हूं, तो ये बताओ कि सॉलिड स्फीयर के लिए k² बाई r² क्या होगा।
बोलो, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या होगा? 2/5। 2/5। ये 2/5 नंबर तो जब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करोगे तो ये 2/5 तो याद करोगे ही। ठीक है, हॉलो स्फीयर के लिए क्या है? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/3। जो नंबर तुम्हें याद करना है, तुम्हारा सारा फोकस उसी पे होगा ना, नंबर पे। बाकी एम आर स्क्वायर तो कॉमन सेंस की बात है कि सब में हो रहा है। तो ये 2/5 नंबर, दिस इज के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसका देखो रेडियस ऑफ गायरेशन का वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, बट के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये रेशियो बहुत जगह यूज होता है। मतलब कई बार फॉर्मूले जो होते हैं उसमें के और आर इस तरह के कॉम्बिनेशन में आ रहे होते हैं जिसमें कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एक जगह पर एक साथ अरेंज होता है। तो तुम्हें उसकी वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो कि किस चीज का लिखना है। जैसे हम मान लो रॉड का लिख रहे हैं, रॉड का अबाउट दी एंड लिख रहे हैं, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 था, ठीक है। तो वहां पर तुम एल को के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कर दो, तो 1/12 तुम्हारा रेशियो हो गया। के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इज 1/12, ठीक है। तो इस तरह से तुम जिस भी चीज़ का वो ले रहे हो उसमें जो डिस्टेंस वाला टर्म है उसको तुम एक कंबाइन करके एम के स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर लो, ठीक है। जैसे रॉड का मैंने भी ओरली जो बताया, रॉड की बात करते हैं। रॉड में अबाउट द एंड, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द एंड, आई इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 3, अबाउट द एंड एम एल स्क्वायर बाई 3 था। अब इसको मुझे एम के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा? एल बाई रूट 3 होल स्क्वायर लिखूंगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आई? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आ गया? एल अपॉन रूट 3 आ गया, ठीक है। अगर वो 12 वाला लो, एल स्क्वायर बाई 12 वाला, तो एल बाई रूट 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, ये 13 जैसा दिख रहा है, वो 3 है, ठीक है। एल बाई रूट 3 है ये, ठीक। तो मोमेंट तो ये समझ में आ गया। और मैं अगर के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की वैल्यू बोलूँ तो वो 1/3 हो जाएगा, यानी कि ये जो रेशियो है 1/3 दैट रेशियो, ठीक है। तो यूजुअली हमें ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जरूरत होती है, तो ये ध्यान रखना कि बस ये वही नंबर है 2/5 2/3 जो देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर, ठीक है। तुम लोगों ने वैसे तो देख ही लिया है, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। चलो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बताओ, व्हाट डज इट मीन? इफ क्या होता है, देन बोलो, इफ व्हाट, कब कंजर्व रहता है? तो एल जो है, सब लोग को आवाज आ रही है मेरी? हेलो बच्चों, सबको आवाज आ रही है? हाँ, तो ये जो वेक्टर एल है, ये वेक्टर एल हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन में भी एंड मैग्नीट्यूड में भी, ठीक है। तो इफ टॉ नेट इज 0 देन एल इज कांस्टेंट, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम। अच्छा, मान लो मैं एल की डायरेक्शन से चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसमें एल की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही, मान लो, ठीक है। केवल हम एल के मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, तो हम ये कह सकते हैं कि एल का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आई ओमेगा, ठीक है। तो इफ L1 इज इक्वल टू L2 देन I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब इसके बाद क्या, अगर मान लो जैसे सिचुएशन एक लेते हैं, सपोज देयर इज अ डांसर, ठीक है। मैं ऐसे ही रफली बना दे रहा हूँ, ठीक है। या कोई एथलेटिक कोई भी पर्सन है जो कि इवन स्केटर भी ले सकते हो। स्केटर, तुम लोगों ने शायद स्केटिंग की कंपटीशन कोई अगर देखी हो, उसमें वो लोग बहुत सारे ऐसे वो करते हैं जिसमें कि वो रोटेट करते हैं अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मतलब एक समझ लो कि ये एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। इसने अपने हाथ में हैवी डम्बल्स लिए हुए हैं, ठीक है, हैवी डम्बल्स, और वो रोटेट कर रहे, जो भी है वो पर्सन रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर। फिर वो अपने डंबल्स को अगर अपने हाथों को फोल्ड करके अपने पास ले आए, ठीक है, उसने अपने डंबल्स को फोल्ड करके अपने पास ले आया, ठीक है, और वो स्केटिंग पर वो रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। तो बताओ कि उसकी एंगुलर स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा? आई इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? ये हमारा I1 था यहाँ पर I2 है।
आई यहाँ पर से यहाँ पर आई सर आई तो डिक्रीज हो गया। आई डिक्रीज हो गया। ठीक है, यानी कि आई टू स्मॉलर है तो ओमेगा टू क्या हो जाएगा? अगर आई डिक्रीज हो गया और प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है इंक्रीज होगा। ओमेगा बढ़ जाएगा। ओमेगा बढ़ जाएगा बस। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है अ हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस। ये मैंने वर्टिकल एक्सिस बनाई, ये डिस्क है, दिस इज रोटेटिंग। ठीक है, डिस्क है, डिस्क में तुम्हें क्या दे रखा है? किसी रेट पे रोटेट कर रही है, 180 आरपीएम पर रोटेट कर रही है। ठीक है, a small piece of wax of mass 10 gram falls vertically on the disc and adheres to it at a distance of 8 centimeter from the axis। 8 सेंटीमीटर पर एक पीस ऑफ वैक्स आकर के चिपक गया। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू, फ्रीक्वेंसी गॉट रिड्यूस्ड टू 150 आरपीएम, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क बताना है। ठीक है, और क्या एक मास और दिया हुआ था, वो वैक्स का मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम। ठीक है, एक बार अब मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ जिससे कि तुम सब चीज़ें नोट कर पाओ। हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर मेक्स 180 आरपीएम। ठीक, इतना नोट हो गया, मतलब समझ में आ गया। और व्हेन अ पीस ऑफ वैक्स ऑफ मास 10 ग्राम फॉल्स वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब है कि उसमें कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी उस वैक्स में, जब वो गिरा तो केवल वर्टिकल वेलोसिटी के साथ गिरा। ठीक है, ऑन द डिस्क एंड एडहियर्स टू इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस। इफ द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू 150 आरपीएम, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। सोचो कैसे होगा, पूरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही पार्ट है ये। भाई देखो, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 लिख लें। ठीक है, कंजर्वेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऊपर से गिरा इसमें कोई, इसकी वेलोसिटी ने कोई एंगुलर मोमेंटम में वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। ठीक है, इसकी वेलोसिटी में कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं था जो कि इसके, या तुम अगर कैलकुलेट करो कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस फॉलिंग वैक्स, तो वो जीरो आएगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम में जो भी है वो सारा पहले डिस्क का था और बाद में डिस्क एंड जो नई वेलोसिटी ऑब्टेन करके वैक्स भी अब मूव कर रहा है उसका है। सबको आ रही है आवाज समझ में? ठीक है, अच्छा अब पहले आई था, मान लो ओनली डिस्क का आई था। ठीक है, आई इंटू ओमेगा 1 कितना है? 180 आरपीएम को तुम अगर कन्वर्ट करोगे तो देखो दोनों में आरपीएम है, तो दोनों साइड में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो जो फैक्टर होगा कन्वर्जन वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं कुछ नहीं लिख रहा, 180 और इधर 150 लिख दे रहा हूँ। और इधर अंदर जो है आई डिस्क का तो रहेगा ही, और प्लस वो जो वैक्स है उसको हम मान सकते हैं पॉइंट मास, तो md² कर देते हैं उसका, वैक्स वाले का। ठीक है, वैक्स का मास तो पता है 10 ग्राम और 8 सेंटीमीटर पता है, तो वो md² में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि 150 की यूनिट तो ये 180 की यूनिट से कैंसिल आउट हो गई, तो आई की यूनिट इधर आई प्लस md² से सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं m को ग्राम में रखूं और d को सेंटीमीटर में रखूं तो i की यूनिट क्या होगी? i की भी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगी। तो आंसर हम ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ला सकते हैं, या लास्ट में जाकर के उस ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर को हम केजी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी हम कुछ ज़्यादा फालतू का काम नहीं कर रहे, अभी हम इजी गोइंग रख रहे हैं, कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिवी इसको यूनिट को एज इट इज रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बताओ क्या करें, सॉल्व कर लेते हैं, आई निकालना है। ठीक है, 180 इंटू आई माइनस 150i इज इक्वल टू 150 इंटू md²। m कितना है? 10 है। d² कितना है? 8²। ठीक है, यहाँ कितना हो गया? 30i हो गया। 30i इज 150 इंटू 10 इंटू 8²। ठीक, ठीक है, 10 टू द पावर में बुक में वैल्यू वाले दे रखी है, 10 पावर वैल्यू यही आएगी। ठीक है, समझ में आ गया सर? सर I2 I प्लस md² कैसे आया, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए।
I2 में हम किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे? सर डिस्क का जो मास गिरा है उस पे डिस्क प्लस वैक्स। तो आई तो डिस्क का तो एज इट इज रहेगा, डिस्क में तो कोई प्रॉब्लम वो चेंज हुआ नहीं है। वैक्स अलग से आ गया है जो अब रोटेट कर रहा है, तो वैक्स का md² ऐड कर दिया है। किसी भी पॉइंट मास का तो mr² सबसे पहले हम लोगों ने देखा है। किसी पॉइंट मास का d डिस्टेंस अगर पर मास m है और वो रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, तो md² होता है कि नहीं, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर वो हमने ऐड कर दिया है उस आई में, डिस्क के आई में। ठीक है, जो हमने आई लिया है वो डिस्क का है कैलकुलेशन में, वही पूछा गया है क्वेश्चन में।